गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ सर्कल्स। तो अभी तक हमने ज्योमेट्री के अंदर हमने ट्राइंगल्स कर लिया है, क्वाड्रिलेटरल्स कर लिया है, हमने हेरोन्स फॉर्मूला भी किया था, यूक्लिड्स ज्योमेट्री भी किया था। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और सर्कल्स एक थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग डायमेंशन हो जाता है। ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स ये सब तो स्ट्रेट लाइंस वाली चीज़ें होती है, बट सर्कल्स में हमारे पास कर्व्ड वाला चीज़ आ जाता है ना। तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, बट इसको अगर ढंग से समझेंगे, इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी। इसकी मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स आर लाइक कि एक थ्योरम का दूसरा थ्योरम इज कन्वर्स। लाइक थ्योरम 1 पॉइंट, जैसे कोई थ्योरम 1 है तो थ्योरम 2 उसका कन्वर्स ही है। मतलब थ्योरम्स बहुत सारी है बट मेजरली मिलती जुलती है एक दूसरे से। तो ये आसान रहेगा अगर ढंग से सुनेंगे और समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई गेस सबको पता ही होगा कि सर्कल्स क्या होते हैं। सर्कल क्या होता है? कोई भी शेप जो एस एस इस शेप में होती है, क्लोज होती है, तो उसे हम सर्कल कहते हैं, ठीक है। सर्कल के जो हम सेंटर होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं, और सेंटर से लेके और जो ये उसकी बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस, है ना। और रेडियस को अगर डबल कर दे तो वो हो जाता है डायमीटर, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक है, ये तो क्लास 3rd से लेकर 8 तक यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। कि ये रेडियस है, इसका ये निकालो, इसका वो निकालो, ये सर्कल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या समझना है वो देखते हैं। एक चीज़ और पढ़ी होगी पिछली क्लासेस में, वो होती है आर्क, ठीक है। मान लो ये है हमारा पी क्यू, तो इस चीज़ को ये स्माइल सी है पी क्यू, ठीक है। ये जो पी क्यू है इसको हम आर्क बोलते हैं, कि सर्कमफ्रेंस का या सर्कल का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे क्योंकि ये छोटे साइड वाली है, और जो इसका बचा हुआ पार्ट है, मतलब ये सर्कल का यहाँ से बचा हुआ पार्ट, दैट इज दिस विल बी कॉल्ड मेजर आर्क, ठीक है। तो ये दो टर्म्स ध्यान रखो, माइनर आर्क और मेजर आर्क। ये आगे चल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है तो कंफ्यूजिंग हो जाता है कि क्या माइनर है क्या मेजर है। आर्क, पहले बात तो आर्क क्या होता है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आगे वाले जो एक्सरसाइज है, आगे वाले जो पार्ट्स है इस चैप्टर में, उसको करने के चक्कर में इसके बेसिक सीन पता होते हैं कि सर्कल होता क्या है। उस चीज़ों को रट लोगे, बट सर्कल्स क्या होता है उस चीज़ के बेसिक जानने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारी आर्क्स होती है। अब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं विच इज कॉल्ड सेक्टर और सेगमेंट, ठीक है। व्हाट आर सेक्टर्स, व्हाट आर सेगमेंट्स, ठीक है। अब ये दो चीज़ें ना, जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड सर्कल्स का चैप्टर होता है, एरिया वाला जो चैप्टर होता है उसके अंदर बहुत आता है, ठीक है। और अभी भी बहुत आएगा, अभी वाले चैप्टर में भी बहुत आएगा, ठीक है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना जानना चाहिए, ये दोनों क्या होते हैं इसकी पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखो ये हमारा सर्कल है, ठीक है। मान लो कभी पिज़्ज़ा खाया, ऑब्वियसली पिज़्ज़ा खाया होगा, ठीक है। तो कभी देखा होगा पिज़्ज़ा वाले ना ऐसे कट करके देते हैं, है ना, ऐसे कट करके देंगे 8 पीसेस या 6 पीसेस जैसे भी, या 4 पीसेस भी, ठीक है। तो अब इस पीस को क्या बोलते हैं? इस पीस को हम स्लाइस बोलते हैं, कि भाई एक स्लाइस पिज़्ज़ा खाया मैंने, एक स्लाइस ले ली, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी होती है हमारी सेक्टर, ठीक है। अ सर्टेन पीस, एक सर्कल का एक सर्टेन पीस इज आर सेक्टर, ठीक है। अभी अगर तुम लोग रहते हो, तुमने सुना होगा अपने घर में भी सेक्टर्स में बटे हुए होते हैं, जो सिटीज़ होती है वो सेक्टर्स में बटी होती है, सेक्टर 13, सेक्टर 14, सेक्टर 1, सेक्टर 2। तो ऐसा नहीं कि वो सर्कल ये वो वाला सेक्टर नहीं है, बट बेसिकली एक सर्कल का एक पीस इज कॉल्ड हमारा सेक्टर। सेक्टर हमेशा याद रखना, सेक्टर में एक आर आता है, आर फॉर
रेडियस, ठीक है। तो सेक्टर को याद करने के लिए याद रखना कि जो दो रेडियस एक चीज बनाती है, ठीक है। अब मान लो मैं ये वाला रेडियस के साथ इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये भी हमारा एक सेक्टर बनता है, ठीक है। समझ आई? दो रेडियस, अगर दो रेडियस को हम काट के अलग रख लेंगे, दो रेडियस में जो इसे हिस्सा बनाया उसको काट के अलग कर लेंगे तो वो एक सेक्टर हो जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये मेजर आर्क था, माइनर आर्क था, तो सेक्टर्स में भी एक मेजर सेक्टर होता है और एक माइनर सेक्टर होता है। तो ये देखो ये छोटा पार्ट है, जो छोटू लग रहा है, जो छोटू सा पार्ट है, ठीक है, वो हमारा माइनर हो जाता है, माइनर सेक्टर। और जो दूसरा जो बाकी बचा हुआ है, सब कुछ बचा हुआ है जो माइनर सेक्टर को छोड़ के, वो क्या हो जाएगा? वेरी मतलब कॉमन सेंस मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया सेक्टर क्या होता है? अब सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट, सेक्टर हमने आर फॉर रेडियस याद रखा है, सेगमेंट को याद रखेंगे। लाइन सेगमेंट सुने? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट सुने है ना? तो एनी लाइन सेगमेंट इनसाइड द सर्कल व्हेन इट इज जॉइंड ऑन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन या ये इवन द डायमीटर इटसेल्फ, ये कोई भी यहाँ से भी हो सकता है, ये सब, ठीक है। तो जो हमारी ये सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट, जो एक सर्कल के अंदर हम एक पॉइंट से एंड पॉइंट से जो सर्कमफ्रेंस पर हो, वो जो फॉर्म करता है, हमारी लाइन सेगमेंट एक सर्कल के अंदर जो फॉर्म करता है उसको हम सेगमेंट, समझ आया? ठीक है। तो ये हिस्सा हमारा माइनर सेगमेंट हो जाएगा और ये वाला हिस्सा जो बचा है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये मेजर सेगमेंट। तो ध्यान रखना कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। कई कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये दिस सेक्टर वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और बच्चे उसको सेगमेंट समझ के सेगमेंट करके क्वेश्चन कराते हैं, जो गलत हो जाता है। तो सेगमेंट और सेक्टर का ध्यान रखना, माइनर मेजर का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और तुम्हारा डाउट आ रहा होगा कि सर व्हाट इफ सेगमेंट जो है वो डायमीटर से जाता हो, मतलब जो रेड हमारा डायमीटर है वो हमारी लाइन सेगमेंट, तो फिर मेजर माइनर क्या होगा? तब मेजर माइनर कुछ नहीं होता, तब हम यूज करते हैं एक टर्म विच इज कॉल्ड सेमी सर्कल या सेमी सर्कल, ठीक है। ये भी टर्म पहले सुनी होगी। सर्कल को आधे पार्ट में काट दोगे तो क्या मिलता है? सेमी सर्कल, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है। ये इतना समझ आया क्या क्या होती है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है। तो एक बार हम एक सर्कल बनाएंगे बड़ा सा और उसके अंदर सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो करें रिवाइज। ये हमारा सेंटर, ये हमारा रेडियस, ये हमारा डायमीटर, ये हमारी आर्क, पी क्यू आर हमारी आर्क हो गई, ठीक है। यहीं आर्क में हमने पी आर ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी सेगमेंट हो गई, और हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो ये वाला पार्ट हमारा सेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ इतना समझ। ये हमारी सर्कमफ्रेंस हो जाती है, ठीक है। और कुछ इसमें? ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर जो ये पी आर आपने बनाई है, जिससे हमें सेगमेंट्स मिले हैं, इसको भी कुछ बोलते होंगे, और तुम में से आधे से ज़्यादा बच्चों को तो ये चीज़ पता होगी कि पी आर को हम कॉर्ड बोलते हैं। पी आर इज कॉल्ड कॉर्ड, जो लाइन सेगमेंट, कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म्स सेगमेंट्स। तो कॉर्ड होती है हमारी ये चीज़ पी आर। अब लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी, गेस कर सकते हो? व्हाट वुड बी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड? मतलब एक सर्कल के अंदर एक लाइन सेगमेंट जो हमने दो एंड पॉइंट से बनाई है, इसमें से
लॉन्गेस्ट कौन सी होगी किसी भी सर्कल की? हर एक सर्कल की एक अपनी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। सोच सकते हो क्या होगी? इफ योर आंसर इज डायमीटर देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आंसर इज डायमीटर। ऑब्वियसली किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से जो लाइन पास कर देगी, मतलब सेंटर से अगर कोई लाइन पास कर गई एंड पॉइंट्स इसके सर्कमफ्रेंस पर है, ऑब्वियसली वो लॉन्गेस्ट होगी ना, क्योंकि वो पूरा एरिया कवर कर रही है। ये सर्कल के अंदर ये चीज़ पूरा एरिया कवर कर रही है। अभी तक ये छोटी है, ठीक है, ये इससे थोड़ी बड़ी होगी, ये से थोड़ी बड़ी होगी, ये से थोड़ी बड़ी होगी, सेंटर में सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगी और फिर यहाँ पे फिर छोटी होने लग जाएगी, है ना। तो सेंटर पे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है हमारी डायामीटर। ठीक है, ओके। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया सेंटर, हमने पढ़ लिया रेडियस, हमने पढ़ लिया डायमीटर, आर्क्स, मेजर आर्क, माइनर आर्क, सेगमेंट्स, मेजर सेगमेंट्स, माइनर सेगमेंट्स, सेक्टर्स, मेजर सेगमेंट्स, माइनर सेक्टर्स, मेजर सेक्टर्स, माइनर सेक्टर्स, और कॉर्ड्स, जो कॉर्ड हमारी सेगमेंट्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, याद रहेगा सेगमेंट्स और सेक्टर के बीच में फर्क। ठीक है, डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स वगैरह सब याद रहेगा। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है कि सर्कल्स क्या होता है। ठीक है, ओके। तो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर नाउ। जो अब हमारा एक्चुअल क्लास 9 में जो हमें अलग से पढ़ाया जाएगा, जो हमें क्लास 8 में नहीं पढ़ाया गया है, उससे पहले नहीं पढ़ाया गया होगा। आई होप किसी ने पहले पढ़ाया हो, कहीं किसी बुक में किसी ने पढ़ा हो तो अलग बात है, और क्लास 9 में CBSE के थ्रू तो पहली बार इंट्रोड्यूस होती है ये चीज़। ठीक है, उससे पहले तो सर्कल्स बेसिक ही चलता है। ठीक, तो कॉर्ड समझ आ गई थी, कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड समझ आ गई थी। तो अब हम हमारे आते हैं जो ज्योमेट्री में हमने बहुत बार सुन लिया, वो होती है थ्योरम्स। तो लेट्स फोकस ऑन थ्योरम 9.1। ठीक है, थ्योरम 9.1 क्या कहती है? इक्वल कॉर्ड्स of a circle subtend equal angles at the chord। ठीक है, equal chords of a circle subtend equal angles at the chord। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? तो अब हम इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, अब पहले तो देखो सर्कल्स चैप्टर है तो सर्कल को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द कॉर्ड। ठीक है, पहले तो ऐसा करते हैं, इक्वल कॉर्ड्स बोला गया तो दो कॉर्ड बना लेते हैं। एक कॉर्ड, कॉर्ड हमने सीख लिया था क्या होता है, और दो कॉर्ड्स। ठीक है, अब इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द कॉर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिक मतलब है at the center, at the center। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड बना दी हमने, अब ये एक एंगल बनाएगी। ठीक है, इसका बेसिक मतलब बस कहने का इतना है, इसका बेसिक मतलब कहने का बस इतना है कि जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये और ये इक्वल। अब तुम लोग ये वैसे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देख के प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट व्हाट इफ मैं इस कॉर्ड को कुछ ऐसे ड्रॉ करूं, तब क्या करोगे? तब कैसे प्रूव करोगे कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं और ये दो साइड्स अब इक्वल हो? तो इसका हम एक प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ लिया था, वी आर वेरी गुड एट ट्राइंगल्स में हमने पढ़े थे, काफ़ी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े थे। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं ABC और इसको मार्क कर लेंगे PCQ। ये सी हमारा सेंटर है। ठीक है, ये AB इज इक्वल्स टू
पी क्यू गिवन है ये तो, दिस इज गिवन। अब सी क्यू और सी पी, ए सी और ए बी दोनों की दोनों चारों के चारों रेडियस है, सेंटर से कॉर्नर तक, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक। तो अगर मैं लिख दूँ ए सी इज इक्वल्स टू सी पी और मैं लिख दूँ सी बी इज इक्वल्स टू सी क्यू, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, सारे रेडियस इक्वल ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, रेडियस तो इक्वल ही होता है सर्कल के अंदर, सब जगह पे रेडियस तो इक्वल ही होगा ना, चाहे मैं इधर से बनाऊंगा इधर से बनाऊँ, रेडियस तो इक्वल ही होगा, है ना। तो क्या मैं इसको बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हेंस अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT these two angles will be equal, hence this is proved। ठीक है, ये चीज समझना कि what does a circle subtend, subtend का मतलब है कोई कॉर्ड है, अगर वो सेंटर पे बोल रहा है, ये इसका सबटेंड करने का मतलब है कि ये ऐसे फॉर्म कर रहा है, अगर कॉर्नर बोलता तो ये ऐसे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये सेंटर बोला है तो इधर, सबटेंड मतलब कि वो बना रहा है एंगल, ठीक है, ये बना रहा है। अब इधर ही जरूरी है कि माइनर और मेजर सेगमेंट को ही ध्यान रखना। मान लो ये बोलता है कि दिस कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल एट द मेजर सेगमेंट, तो ये मेजर सेगमेंट है तो इधर है, अब माइनर सेगमेंट बोल देगा तो ये इधर उधर है। सबटेंड मतलब वो दो जो हमारे एंड पॉइंट्स बन रहे हैं उस कॉर्ड के, वो एक एंगल बना रहा है मिलकर, वो एक दूसरे के साथ आके कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। सेंटर बोलता है तो सेंटर पे मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे सर्कल है, ये कॉर्ड है। अब सबटेंड करने को बोल दिया है तो ये वाला एंड पॉइंट कहता है भाई साहब मैं चलता हूँ सेंटर की तरफ, क्यों, मुझे सबटेंड करना है, ठीक है। ये भाई साहब बोलता है मैं भी चलता हूँ, तो देखो ये ऐसे ट्राइंगल बना लिया, समझ आ गया सबटेंड का मतलब। तो ये लाइन पढ़ना समझ लोगे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड्स ए बी पी क्यू, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सबटेंड कर रहे हैं और हमें क्या प्रूफ करना था कि ये वाला एंगल x इज इक्वल्स टू y, तो पहले हम एस लगाएंगे एंड देन बाय CPCT x इज इक्वल्स टू y। तो आगे जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आएगा ना, इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ ये वाला थ्योरम यूज हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली थ्योरम पे। ठीक है, थ्योरम 9.2 इसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ 9.1। इट सेज कि अगर इक्वल एंगल्स आर सबटेंडेड, at center by two chords, then chords are equal, ठीक है। बेसिकली एक्टिव पैसिव कर दिया। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक सर्कल है, दो कॉर्ड्स है, रैंडम कॉर्ड्स है, दे आर नॉट इक्वल, ओके, दे आर नॉट इक्वल, अभी तक इक्वल गिवन नहीं है, बट हमें क्या गिवन है कि जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये इक्वल है। तो इसको भी हम कर सकते हैं प्रूफ, कैसे, ये देखो, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये साइड और एंगल, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल दिस बाय CPCT विल बी इक्वल, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो पहले दो थ्योरम्स ध्यान में आए, याद हो, ये ढंग से याद कर लो कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी जो एंगल सबटेंड करेंगे वो भी इक्वल, ठीक है। चलो ठीक है, 10.3 चलते हैं। तो 10.3 थ्योरम 9.3, ठीक है। थ्योरम 9.3 क्या कहता है, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। चलो नहीं समझ आया, पहले लिख लेते, perpendicular from the center of circle bisects
ठीक है, सर्कल बना लिया पहले तो, एक कॉर्ड बना ली। ठीक है, अब इसने क्या किया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल विच इज दिस, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल हिस्सों में बांट दें। अगर ये एक लाइन है, इसको मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, है ना, इतना पता है। तो हेंस इसने क्या बोला है कि अगर ये 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने सेंटर से, तो जो ये साइड है इसको ओ ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। वी हैव टू प्रूव कि बी ओ इज इक्वल्स टू ओ ए। ओ ए सुन ले बात, ठीक है, बी ओ इज इक्वल्स टू ओ ए, ये हमें प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ओके, ठीक है, हमने ट्राइंगल्स चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से हमने ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ा है, हम इसको 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। कैसे हम करेंगे, टिक टक खींचेगी, इसको इससे ज्वाइन, हम इसको करेंगे इधर ज्वाइन। ठीक है, अब हमें पता है अगर हम इसको सी ले लेते हैं तो सी बी और सी ए तो रेडियस हो गए। ठीक है सर, सी बी इज इक्वल टू सी ए रेडियस, और ये 90 डिग्री है दो। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें एक और चीज पता है कि सी ओ इज कॉमन। तो बताओ कि इसमें कौन सा कॉन्वेंसी रूल लग सकता है। 90 डिग्री गिवन है सर, 90 डिग्री का कॉन्वेंसी रूल तो होता था, क्या होता था वो, कुछ RHS करके होता था ना। चलो RHS चेक करें सर। आर राइट एंगल तो है ही ऑब्वियसली, हाइपोटेन्यूज जी सर बिल्कुल इक्वल है, और एक साइड सर साइड भी मिली है, तो बाय RHS दिस ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, है ना। अब अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड विल बी इक्वल बाय CPCT। ठीक है, सो बाय CPCT this side will be equal to this side, BO will be equal to OA, hence कि परपेंडिकुलर जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों साइड्स को बाइसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ट्राइंगल चैप्टर किसी ने नहीं पढ़ा, वो सर्कल देखने बैठ गया तो उसको बिल्कुल भी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। और क्वाड्रिलेटरल्स भी अगर उसने नहीं किया, तो दोनों अगर चैप्टर्स नहीं किए तो आपको सर्कल्स बिल्कुल भी समझ ही नहीं आने वाले, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि वो चैप्टर्स ही ट्राइंगल्स क्वाड्रिलेटर्स को इस क्रोनोलॉजी में रखा गया ताकि वो पहले ट्राइंगल्स करोगे तो क्वाड्रिलेटर समझ आएगा, और दोनों कर लोगे फिर सर्कल समझ आएगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया, गुड। ठीक है, अब 9.4 देखो, 9.1 का 9.2 9.1 का कन्वर्स था, तो हमारे 9.4 भाई साहब 9.3 के कन्वर्स है। 9.4 का कहता है कि इफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर bisects the chord then that line is perpendicular to the chord, perpendicular to the chord या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर सबको पता है ना, अगर इस पॉइंट से इस लाइन पे मुझे कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाना है तो दैट इज ऑफ 90 डिग्री, ये सबको पता है। परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमेशा यही होता है, क्योंकि अगर कोई भी और एंगल बनेगा तो वो लंबी लाइन बनती है, बट जो परपेंडिकुलर होता है किसी भी पॉइंट से एक लाइन के ऊपर, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो इसमें हमें क्या कहा है, ऐसे तो कन्वर्स है तो समझ आ गया होगा, बट चलो करके देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि अगर हमें अ लाइन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स, मतलब ये इसकी इक्वल कर दी है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री की इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको इससे ज्वाइन कर दिए, ये और ये तो रेडियस इसकी इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल दिए गए हैं और ये कॉमन, तो बाय एस कॉमनेंसी रूल ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा। ये अगर मान लो x है और ये y है, तो x विल बी इक्वल टू y। हमें एक और चीज़ पता है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, स्ट्रेट लाइन है, तो x हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, हेंस प्रूफ। कन्वर्स का मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखने वाला, ये वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है,
एक बार थ्योरम 9.3 करी तो 9.4 समझ आ जाती है खुद ही कि अगर बाइसेक्ट हो रही है तो वो उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो थ्योरम 9.4 इज ऑल्सो डन हियर। इजी चैप्टर है, अभी तक थोड़ा इजी सा लगा हो, इजी ही है अगर अच्छे से समझो तो, ठीक है। ओके, अब एक थ्योरम 10.5 है जो बिल्कुल ही किसी चीज़ से मैच नहीं कर रही, एकदम से बीच में डाल दी गई है इस चैप्टर के, पर बहुत बेसिक है, बस इसको समझ लो कि क्या है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन कोई बनता ही नहीं है, पहली बात तो। बाकी कभी कभी ट्रू फॉल्स में या वन वर्ड में या MCQs में आ जाता है, तो देख लो, ठीक है। देयर इज, ये तो एक तरीके का, ये तो जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री हमने की थी, यूक्लिडियंस वाली ज्योमेट्री, उसके अंदर एक ये एक्सियम भी था, पोस्टुलेट भी था। देयर इज ओनली वन सर्कल that passes through 3 non-collinear points। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पे करेंगे नहीं, मैं सीधे समझा देता हूँ। कोलिनियर पॉइंट्स पता है क्या होता है? जो एक लाइन पे लाइन करते हो, कोलिनियर, को लाइन मतलब सेम लाइन, ठीक। नॉन है तो मतलब ये तीनों ही एक लाइन पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये अगर 3 पॉइंट्स है तो इस ये थ्योरम में कहती है कि इनके थ्रू सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। एक ही सर्कल इसके थ्रू पास हो सकता है। हाँ, उसके ऊपर तुम चाहे कितने ओवरलैप कर लो, बट इनका एक ही यूनिक सर्कल। देखो अगर दो है ना, अगर 2 पॉइंट्स है तो ये देखो, एक सर्कल तो ये पास कर गया, एक सर्कल ये पास कर गया, ठीक है। कोई 2 सर्कल हो सकते हैं। अब एक पॉइंट है, इसमें सकता है कितने सर्कल पास कर लो, है ना। इनफाइनाइट सर्कल्स 2 में भी हो सकता है, बट जब 3 होते हैं ना तो इसका एक ही होता है, ओनली वन, सिर्फ एक ही सर्कल 3 पॉइंट से पास होता है। सिमिलरली 4, 5, 6 में भी सिर्फ एक ही हो सकता है। इनके सर्कल जब 3 से ऊपर चले जाए तो एक ही सर्कल पास होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर हो तो फिर कुछ भी हो सकता है, बट नॉन कोलिनियर में सिर्फ एक ही सर्कल। आया समझ? आ गया, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा, ये एक तरीके से रट लो, ठीक है। बाकी अगर समझ आ गया होगा जो मैंने भी यहाँ पे समझाया है ये सब करके तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो उसको रट लो, बहुत ही बेसलेस है, इसका कोई ऐसे भी लंबा क्वेश्चन आ नहीं सकता है। वन वर्ड या जो भी हो सकता है उसमें पूछ सकते हैं कि ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी सर्कल्स, या फिर वन वर्ड में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो कह देना 1। या ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि 2 सर्कल्स कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो कह देना फॉल्स, क्योंकि सिर्फ 1 ही होता है, ठीक है। तो वैसे देख, जैसे होता है ना, किसी ने सुना हो फिलर इज समथिंग, मतलब मूवीज में डाल देते हैं ताकि मूवी की लेंथ बढ़ जाए, तो इस चैप्टर में ये चीज़ डाल रखी ताकि इस चैप्टर की लेंथ बढ़ जाए, ठीक है। ओके, ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू 9.6 थ्योरम। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा कॉर्ड्स में क्या पढ़ा था हमने कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती है वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है ना। फिर हमने पढ़ा था उसका ऑपोजिट कि अगर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है 2 कॉर्ड्स तो वो इक्वल होंगी। फिर हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है सेंटर से, उसका उल्टा पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर एक लाइन फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो ये वाली थ्योरम हमारे को क्या कहती है, कुछ इनका मिलजुल कर कुछ एक चीज़ हमें बताती है। क्या? इक्वल chords of a circle are equidistant from the center। इसका कहने का मतलब क्या है
इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका कहने का मतलब है कि मान लो एक सर्कल है और ये दो कॉर्ड्स हमने बनाई जो इक्वल है। इक्वल होना बहुत जरूरी है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन में इक्वल गिवन हो कि कॉर्ड्स इक्वल है। कहीं कॉर्ड्स इक्वल ना गिवन हो और उसमें कुछ और थ्योरम लगना और तुम ये लगाया हो तो नहीं हो पाएगा। इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, विच इज गिवन एज ए बी एंड पी क्यू। सो इट इज गिवन कि ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। इन्होंने हमें क्या बोला कि ये और ये इक्वल है। वेरी गट्सी ऑफ देम टू से दिस कि ये दोनों इक्वल है। क्या हम इसको प्रूफ कर पाएंगे? क्या हम इसको प्रूफ कर पाएंगे कि ये दोनों इक्वल है इफ पी क्यू एंड ए बी आर इक्वल? पहली बात तो मुझे ये बताओ, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से किसी कॉर्ड का डिस्टेंस, किसी सेंटर से किसी कॉर्ड का डिस्टेंस, कभी भी डिस्टेंस की बात आती है तो दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मैंने क्या बताया था? परपेंडिकुलर। तो हेंस जो ये डिस्टेंस ये बोल रहा है ना, दिस मीन्स कि परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है, परपेंडिकुलर है इसके। ओके सर, परपेंडिकुलर तो आपने हमें समझा दिया, अब आगे बताओ। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है और हमें एक और चीज़ पता है, परपेंडिकुलर ये और ये बाइसेक्ट हो जाता है, ये और ये भी बाइसेक्ट हो जाएगी, है ना। मैं इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ। मैंने इसको और इसको ज्वाइन कर लिया, इसको वो लिख लेते हैं सेंटर से, ठीक है। मुझे पता है पी ओ और ए और पी ओ तो इक्वल हो जाएंगे, रेडियस है, और एक 90 भी गिवन है, 90 गिवन है, प्लस इफ पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी देन हाफ ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। हाफ हो गया ना, बाइसेक्ट कर गया, ये हाफ हो गया, ये है ना, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये 90 भी है। तो बाय RHS ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल हो जाएगी। हेंस दिस इज प्रूफ्ड, हेंस दिस इज प्रूफ्ड। ठीक है, दोबारा समझा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को इक्वल प्रूफ करना था, हमने इसको ज्वाइन कर दिए, दो रेडियस है, ठीक है। अब पी क्यू इज इक्वल टू ए बी हमें गिवन है, और हमें पता है, हमने थ्योरम 9.4 में क्या पढ़ा था, 9.3 में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्रीज पर है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट मतलब पी क्यू का ये आधा हो जाएगा, सिमिलरली ए बी का भी आधा हो जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू ए बी गिवन है तो हाफ भी इनके इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाली लाइन इसकी इक्वल हो जाएगी, और एक 90 हमें यहाँ पे गिवन है। तो बाय RHS राइट एंगल hypotenuse and side we can say कि these two triangles are congruent है, तो this side will be equal to this side by CP CT। ठीक है, अब तुम्हारे को एक डाउट इसमें अभी बहुत जोर से बन रहा होगा कि सर ये 90 कैसे है, मैंने बीच में बताया था वैसे, बड़ी 90 कैसे है, 90 कैसे है, 90 तो कोई गिवन ही नहीं है इसमें। तो जब भी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस की बात करी जाए कहीं भी कि डिस्टेंस की एक सेंटर का, मान लो मुझसे पूछ लिया जाए कि इसका इससे डिस्टेंस कितना है, इसका इससे डिस्टेंस कितना है, इसका इससे डिस्टेंस कितना है, तो अभी थोड़ी करोगे कि सर ये ऐसे ऐसे ये है डिस्टेंस, नहीं ना। डिस्टेंस क्या करोगे, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है तो हमेशा हम इसको ऐसे लेके चलेंगे ना। अगर मैं कहूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताओ तो ये थोड़ी करोगे सर ये डिस्टेंस होगा, नहीं, डिस्टेंस तो हमेशा जो ये होता है ये होगा ना हमारा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस। सिमिलरली जब भी हम सेंटर से किसी कॉर्ड का डिस्टेंस बोलेंगे तो बिल्कुल सीधा जो होगा, बिल्कुल सीधा, और बिल्कुल सीधा मतलब शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमें हमेशा कब मिलता है, जब वो 90 डिग्री पर, समझ आया, इस यहाँ से आया 90 डिग्री। इसमें कोई स्मॉलेस्ट डिस्टेंस या कुछ गिवन नहीं है, बट डिस्टेंस ही गिवन है बस,
कि एक सेंटर से एक कॉर्ड पर, एक पॉइंट पर डिस्टेंस, वो सबसे शॉर्टेस्ट हम ले लेंगे विच इज 90। ठीक है, ठीक है, ये समझ आया। बहुत इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ा। ठीक है, चलो तो लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट थ्योरम ऑफ दिस लेसन। उसके बाद हम अपना पार्ट 2 के अंदर अगली थ्योरम डिस्कस करेंगे। दिस थ्योरम इज द कन्वर्स ऑफ पिछली वाली थ्योरम 9.6। ठीक है, दिस इज, तो अभी तक तो समझ आ गया कन्वर्स कैसे चल रहे हैं कि कॉज है, दो कॉज है, अगर वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, अगर वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, देन प्रूव कि वो दो कॉज इक्वल है। ठीक है, मतलब एक सर्कल बनाया, ये किया, ठीक है, ये और ये जो 90-90 है हमारे भाई साहब, ये और ये इक्वल है। पिछली बार में क्या था, कॉर्ड्स इक्वल गिवन थी और इसको करना था इक्वल प्रूफ। अब ये इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ का क्या करेंगे, फिर से वही कर लेंगे सर, कर लेते हैं। ये गिवन है इक्वल, ये हमारी रेडियस हो जाएंगी और ये 90, तो बाय RHS ये वाली साइड PQ ले लेते हैं और इसको A और B ले लेते हैं। PQ AB के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, और हमें पता है 90 पे बाइसेक्ट करता है, तो हेंस 2PQ विल बी इक्वल टू 2AB, हेंस प्रूफ। ठीक है, मैंने कहा था कन्वर्स ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, थोड़ा दिमाग तेज रखना इधर। जब एक थ्योरम समझा दी तो दूसरी उसके आसपास ही होती है, तो समझ आ गया। इसमें हमें ये इक्वल गिवन है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसमें हमें ये इक्वल नहीं था, ये इक्वल गिवन थे तो हमने इसको CPCT से इक्वल कर दिया था। इसमें ये इक्वल गिवन है तो इसको CPCT से इक्वल कर दो। अब PQ इक्वल हो गया, ये बाइसेक्ट हो रखा है, 2 ऑफ PQ 2 ऑफ AB भी इक्वल ही होंगे ऑब्वियसली, हेंस दोनों कॉर्ड्स इक्वल। चलिए सर, ओके, तो ये थ्योरम्स थी हमारी इस पार्ट के लिए जो हमारे अब तक आई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन जैसे लॉन्ग वाले में ना जो आगे थ्योरम्स आएंगे उसमें ज़्यादा आते हैं, उसमें थोड़ा ट्रिकी सा, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, बट इसमें प्रूव करने बहुत आता है। ठीक है, ये प्रूव करो